सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के गणित विषय को, और इसमें हमने आपके सभी यूनिट्स जो हैं उनको हमने चैप्टर वाइज पढ़ लिया है और सभी चैप्टर्स पे आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग आपके राजन सीरीज को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ लिया है। 4 वीडियोस बनी है, यह आप देख लीजिएगा। और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस अब हम लोग पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इसमें हमने 4 पार्ट देख लिए हैं, यह 5वां पार्ट है। इसके बाद एक पार्ट और आएगा, ये आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पवन सीरीज देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैथ का लिंक दे रहा हूं, उस पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को, जितनी भी वीडियोस मैंने अभी बताई सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूं, वहां पर भी आप जा करके सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों चौथे पार्ट तक हमने 61 क्वेश्चन को देख लिया था। अब हम लोग देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है, सर्व समीका क्या है। तो दोस्तों, चर राशि में ऐसा जिसमें दोनों पक्ष बराबर हों सर्व समीका संबंध कहलाता है। दोस्तों, जहां पर भी आपको चर राशियां दिखें और बराबर का चिन्ह दिखे, बराबर का चिन्ह और चर राशियां दोनों तरफ चर राशि कुछ ना कुछ लिखा हो XYZ, ठीक है, और आपको दिखे कि दोनों पक्ष का मान जो है वह बराबर है, तो ऐसे को दोस्तों हम क्या कहते हैं, ऐसे को हम लोग सर्व समीका कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है दोस्तों, 3x + 5 इक्वल्स टू 5x - 2x + 5। यहाँ पे केवल 2 लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे 2x रहेगा, मिसप्रिंट हुआ है। तो यह सर्व समीका जब आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो इधर 3x + 5 है और इधर 5x - 2x है। तो इसे हम लोग कितना लिख सकते हैं, 3x + 5। अब दोस्तों आपको दोनों पक्ष जो है वह बराबर दिख रहा होगा। तो जब भी जो दोनों पक्ष होता है दोस्तों वह बराबर होता है, तब हम लोग उसे सर्व समीका कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 63 नंबर, AB + AC + AD के गुणनखंड कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको AB + AC + AD का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको सब में A दिख रहा है, तो जब A आप कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा AB की जगह, जब A आपने कॉमन ले लिया तो AB की जगह क्या बचेगा, B बचेगा। इसी प्रकार प्लस AC की जगह क्या बचेगा, C, फिर प्लस AD की जगह क्या बचेगा, D। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा दोस्तों, A × B + C + D। अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64, 9x² - 64 के गुणनखंड कीजिए। तो इसका गुणनखंड लिख लेते हैं दोस्तों। देखिए 9x² - 64 लिखा है, तो इसे हम लोग कितना लिख सकते हैं, 9x² को हम लोग 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, और 64 को कितना लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला पता होता है A² - B² का, जिसे हम लोग लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में A + B और दूसरे ब्रैकेट में A - B होता है, ठीक है। तो अब यही आपको दिख रहा है A² - B² के रूप में आपको दिख रहा होगा 3x² - 8x²। A की जगह 3x है और B की जगह 8 है, तो इसे आप लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में 3x + 8 और दूसरे ब्रैकेट में 3x - 8। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यही गुणनखंड हो जाएगा। एक ब्रैकेट में 3x + 8 और दूसरे ब्रैकेट में 3x - 8। अब देखिए अगला प्रश्न है 65 नंबर, त्रिभुजों की सर्वांग समता की क्या शर्तें हैं। तो दोस्तों ज्यामिति के अनुसार त्रिभुजों की सर्वांग समता की शर्तें निम्न प्रकार हैं। 3 शर्तें होती हैं दोस्तों मुख्यतः।
तो देखिए पहली शर्त क्या है, कोण भुजा कोण सर्वांग समता का नियम। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें एक कोण भुजा और दूसरा कोण जो होता है वह दो दिए गए त्रिभुजों में बराबर होता है, ठीक है। और इसी प्रकार दूसरा नियम क्या है, भुजा कोण भुजा, इसमें क्या होता है कि दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं दी गए त्रिभुजों की और एक कोण बराबर होता है। इसी प्रकार तीसरा नियम क्या होता है, इसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं दो दिए गए त्रिभुजों की, तब हम लोग उन त्रिभुजों को सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। तो यह तीन महत्वपूर्ण नियम है, जब यह नियम फॉलो होते हैं तभी हम लोग किन्हीं दो त्रिभुजों को सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं, इसीलिए इसे सर्वांग समता की शर्तें कहा जाता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 66 है, पूर्ण संख्या 6, 9 और 11 लेकर गुणा के साहचर्य नियम की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको तीन संख्याएं दी गई हैं और बताया गया है कि इन तीनों संख्याओं की मदद से आपको गुणा के साहचर्य नियम की पुष्टि करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि साहचर्य नियम में जो स्थान की वैल्यू होती है, जो पहले आप किसको लिख रहे हैं बाद में किसको लिख रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है और जो हमारा परिणाम आता है वह समान आता है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लिख सकते हैं 6 गुणे 9 गुणे 11। तो यहाँ पे हम पहले 6 और 9 का गुणा कर रहे हैं, फिर बाद में 11 का गुणा इसमें कर दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि 6 और 9 का गुणा 54 आ रहा है, फिर गुणे 11 कर रहे हैं तो हमें परिणाम कितना मिल रहा है, 594। अब दूसरी बार दोस्तों हम लोग 6 गुणे, अब यहाँ पे हम लोग 9 और 11 का पहले साथ में गुणा कर रहे हैं, तो 9 गुणे 11 अब बराबर हो गया 6 गुणे 9 और 11 का गुणा 99 होगा। अब 6 का गुणा 99 में होगा तो परिणाम कितना मिल रहा है, 594, मतलब कि वही परिणाम दोनों जगह मिल रहा है। अतः आप कह सकते हैं कि गुणा के साहचर्य नियम की पुष्टि होती है, क्योंकि परिणाम समान मिल रहा है। आप संख्याओं को किसी प्रकार भी गुणा कर रहे हैं, पहले दो संख्याओं को रख करके या बाद में दो संख्याओं को एक साथ गुणा करके, तो जो परिणाम है वह आपको समान ही मिल रहा है। इसलिए आप कह सकते हैं कि गुणा के साहचर्य नियम की पुष्टि हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 67, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 26 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर हैं तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पता होगा या फिर आप लोग याद कर लीजिएगा। जो समचतुर्भुज होता है इसमें जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ पे दोस्तों यही फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है। देखिए विकर्णों का जो लंबाई है वह आपको दिया गया है 26 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो यही वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए। तो हो जाएगा यहाँ पे 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, मतलब कि 26 गुणे 12 का जब आप गुणा करते हैं तो जो वैल्यू आती है वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो हमने लिख दिया 26 गुणे 12। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग 26 गुणे 12 करेंगे और 2 से भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा, 156 वर्ग सेंटीमीटर, यही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 68, एक घन की कोर 14 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करो। अब दोस्तों यहाँ पे घन का कोर दिया गया है, मतलब कि घन का कोर क्या होगा, कोर मतलब वही भुजा। अब यहाँ पे भुजा आपको दिया गया है, आयतन आपसे पूछ रहा है, तो घन का आयतन कितना होता है दोस्तों, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, मतलब कि भुजा का 3 बार गुणा। तो भुजा आपको पता है, भुजा का क्यूब आप कर लीजिए, भुजा का 3 बार जब आप गुणा करेंगे 14 गुणे 14 गुणे 14 तो आपको मिल जाएगा 2744 घन सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं आप इसे। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 69 नंबर, आयत किसे कहते हैं, इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो दोस्तों आयत एक 4 भुजाओं की आकृति है
जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा इसके प्रत्येक कोण समकोण होता है। यह तो दोस्तों आपने पढ़ा ही होगा कि आयत की 4 भुजाएं होती हैं और इसके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वह बराबर होती हैं और इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और इसके क्षेत्रफल का भी फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, या फिर हम लोग इसे कितना लिखते हैं, L इंटू बी भी लिखते हैं शॉर्ट में, एरिया इक्वल टू L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखिए परिमाप का भी फॉर्मूला लिखने को कहा है, तो परिमाप क्या होता है कि एक पॉइंट से आप चल रहे हैं किसी भी आयत में, ए से बी चले आप, बी से सी चले, सी से डी चले और फिर ए पे पहुंच गए, डी से ए चल दिया आपने, तो जितनी दूरी आपको तय करनी पड़ी इसी को परिमाप कहते हैं। तो इसमें 2 बार लंबाई जुड़ती है, 2 बार चौड़ाई जुड़ती है, तो इसे हम लोग कितना लिख देते हैं, 2 इंटू L प्लस बी, यानी कि 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, यह हो जाता है आयत का परिमाप। अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70, वर्ग क्या है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो दोस्तों इसी में जैसे यहाँ पे आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसी प्रकार आप अगर सभी भुजाओं को बराबर कर दें, मतलब कि एक भुजा अगर ए है तो सभी भुजाएं अगर ए हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का कोण हो जाता है, तो इसी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 4 भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण यानी कि 90 अंश का कोण हो, 90 डिग्री का, वर्ग कहलाता है। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, भुजा का स्क्वायर, a इंटू ए होगा जब हम लोग क्षेत्रफल लिखेंगे, तो इसे कितना लिख देंगे, a स्क्वायर। अब देखिए परिमाप निकालेंगे तो कितना आएगा, एक ही भुजा को हम लोग 4 बार जोड़ेंगे यानी कि 4 गुणे भुजा 4a लिख सकते हैं। वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4a। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 71 नंबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो दोस्तों त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आपको पता है, वह होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये बहुत ही बेसिक और महत्वपूर्ण सूत्र है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा, इस पे आधारित प्रश्न भी बनते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72, अवर्गीकृत आंकड़े क्या हैं। तो ऐसे अव्यवस्थित आंकड़े जिनको देखकर तुरंत कोई निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होता, अवर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। अब दोस्तों जैसे मैं आपको लिख दूं कि 1 2 3 4 5 6, तो इस प्रकार दोस्तों अगर कोई आंकड़ा लिखा है तो आप इसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। या फिर अगर इस प्रकार हम लोग बारंबारता संख्या लिख दें और उसकी बारंबारता लिख दें, जैसे 2 3 बार आ रहा है और 7 4 बार आ रहा है, तो इस प्रकार के आंकड़ों को हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। लेकिन अगर अव्यवस्थित रूप से अगर मान लेते हैं 21 लिखा हो, 7 लिखा हो, 11 लिखा हो, 22 लिखा हो, 24 लिखा हो, तो ये आंकड़ा जो है वह इस आंकड़े को आप एक बार में देख करके कुछ बता नहीं सकते हैं, तो इसीलिए ऐसे आंकड़ों को हम लोग अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, वर्ग अंतराल किसे कहते हैं। तो वे समूह जिनके द्वारा आंकड़ों को विभक्त किया जाता है वर्ग अंतराल कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग संख्याओं का समूह बना लेते हैं। जैसे अब लिखना हो, जैसे 1 है, 1 की बारंबारता मान लेते हैं 3 है, फिर 2 लिखा है, 2 की बारंबारता 1 है, फिर 3 लिखा है जिसकी बारंबारता 7 है, फिर 4 लिखा है जिसकी बारंबारता 5 है। तो इस प्रकार आप जब दोस्तों लिखते जाएंगे, बहुत संख्याएं रहती हैं, तो आप इस प्रकार 100 तक लिखते जाएंगे। तो इस प्रकार लिखने में काफी कठिनाई होती है और बहुत सारे रोज बन जाते हैं। तो इस वजह से इस परेशानी को खत्म करने के लिए हम लोग क्या बना लेते हैं, 1 से 10 का वर्ग बना लेते हैं, फिर 10 से 20 का वर्ग बना लेते हैं और इसकी बारंबारता हम लोग अलग अलग लिख लेते हैं।
तो दोस्तों यही आसानी के लिए 1 से 10 की संख्याओं को जो एक साथ हम लोग लिखते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल बोलते हैं। और जो 1 होता है इसमें निम्न सीमा होता है और 10 जो होता है वह उच्च सीमा होता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, बारंबारता क्या है। तो दिए गए आंकड़े में आने वाले प्रत्येक आंकड़े की कुल संख्या उस आंकड़े की बारंबारता कहलाती है। तो दोस्तों कोई आंकड़ा अगर आपको दिया गया है, जैसे मान लेते हैं 1 1 3 4 4 4 5 6 6 यही लिखा गया है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम लोग पूछे कि 4 की बारंबारता कितनी है तो हम लोग लिखेंगे 3। कैसे 3? क्योंकि 4 यहाँ पे 3 बार आ रहा है। ठीक है। तो यही होता है किसी भी आंकड़े की बारंबारता। वह आंकड़ा जितनी बार आता है उसी की कुल संख्या को हम लोग बारंबारता कहते हैं। ठीक है। अब दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75, एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं। देखिए एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सीधा सीधा क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स वाई कॉमन ले लीजिए। एक्स क्यूब वाई की जगह क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, और एक्स वाई क्यूब की जगह क्या बचेगा, वाई स्क्वायर। ठीक है। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे आप लगा दीजिए। तो इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। तो यह हो जाएगा इसका गुणनखंड। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76, एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अगर एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हुए हैं और अगर एक पंक्ति में उतने ही पौधे लगाए गए हैं जितने की बगीचे में कुल पंक्तियां हैं, तो आपको प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगाए गए हैं यही आपको बताना है। तो दोस्तों अब सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में जो पौधे लगाए गए हैं उसकी संख्या x है। ठीक है। तो x आपने मान लिया। अब यहाँ पे आप प्रश्न ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पे लिखा गया कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने की बगीचे में पंक्तियां हैं। तो अब बगीचे में कुल पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, जितने की एक पंक्ति में पौधे लगे हैं। तो एक पंक्ति में कितने पौधे लगे हैं यह तो हमने पहले ही मान लिया है कि x है। तो अब पंक्तियों की संख्या भी आपको पता चल गया कि x है, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। अब यहाँ पे दोस्तों आप निकाल लीजिए कि कुल कितने पौधे बगीचे में लगे हैं। तो एक पंक्ति में जितने पौधे लगे होंगे और जितनी पंक्ति होगी, इन दोनों का अगर हम लोग गुणा कर दें तो हमें कुल पौधों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। हमें गुणा करना है कि एक पंक्ति में कितने पौधे लगे हैं और गुणे कितनी पंक्तियां हैं। ठीक है। तो एक पंक्ति में x पौधे लगे हुए हैं और कुल पंक्तियां कितनी हैं, वह भी x हैं। ठीक है। अब कुल बगीचे में कितने पौधे लगे हुए हैं यह आपको प्रश्न में दिया गया है कि एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं। तो कुल पौधों की संख्या की जगह आप 2025 लिख दीजिए और यहाँ पे है x इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपको मिल गया 2025। तो x इक्वल टू करनी में 2025। तो दोस्तों करनी में 2025 का मान कितना होता है, 2025 किसका वर्ग होता है, 45 का वर्ग होता है 2025। तो x का मान कितना आ जाएगा, 45। देखिए बीटीसी 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इस पार्ट में हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। अब दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा दोस्तों, उसके बगल
जब सब्सक्राइब क्लिक आप कर देंगे तो उसके बगल एक बेल आइकन आएगा, उस पे आप लोग ऑल कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल पाए। वैसे भी दोस्तों आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाती होंगी, तो सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे, टेलीग्राम ऐप पे दोस्तों आप सर्च करेंगे टारगेट यूपी टेट सी टेट, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। येलो कलर का लोगो लगा होगा, TUC लिखा हुआ, जो आपको चैनल पे दिखता है, तो यही आप ज्वाइन कर लीजिएगा वहां पे जा करके। तो वहां पे आपको सभी जो PDF हैं और जो सभी वीडियोस हैं, सभी अपडेट्स दोस्तों वहां पे आपको टाइम टाइम पे मिलते रहेंगे। सभी जैसे ही वीडियो आती है वहां पे अपडेट कर दिया जाता है, आपको नोटिफिकेशंस वहां पे मिल जाएगा, तो आप सभी वीडियोस को देख पाएंगे और कोई वीडियो आपसे छूटेगी नहीं दोस्तों। तो आपके नंबर कहीं कम नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों हम लोग आपका पूरा सिलेबस कवर करा रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से करा रहे हैं। और बाकी विषय की अगर वीडियोस दोस्तों आपने नहीं देखी हैं तो बाकी विषय की भी वीडियोस आप लोग जरूर देखें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, तो वहां से जा करके आप सभी विषयों की पढ़ाई जरूर करें, अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। इस वीडियो को आप लोग सभी ग्रुपों में अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।